मनरेगा में लेबर आसानी से उपलब्ध है। मटेरियल की बजाय आप जैसे पहाड़ी एरिया है तो बोल्डर डैम बनाए, अगर पहाड़ी एरिया नहीं है तो आप मिट्टी के चेक डैम बनाए, उनमें जो भी वहां की वनस्पति है, कूचा है, खींच है, उसका रोपण कर दें, निश्चय ही वहां जल संचय होगा। और जब जल संचय होगा तो वृक्ष है वो अपने आप फलते फूलते हैं। एक बार वृक्ष लगा दिए, उनकी देखभाल कम करनी पड़ती है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि यहाँ प्रशिक्षण जब आदमी लेने आता है या जब चर्चा राज्य स्तर पे होती है तो यहाँ से कुछ ऐसा नवाचार लेकर जाना चाहिए जिससे हम उस एरिया का विकास कर पाए। नरेगा योजना में असीम संभावनाएं हैं। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ नाड़ी खुदाई का कर रहे हैं। हमें नए जल स्रोत जहां पानी इकट्ठा हो सकता है वो देखने चाहिए, वहां पानी का संचय करने के साधन विकसित करने चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। इससे चरागाह भूमियों पे अतिक्रमण रुकेगा, गांव के लोग जुड़ेंगे। शुरू में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक को जोड़ना बड़ा कठिन कार्य होता है, लेकिन 5-4 साल में जब वो चीज ग्रो करती है, जब वो विकसित होती है तो पब्लिक स्वतः स्फूर्त जुड़ती जाती है। जब लोगों को लगता है कि हमारा ये चरागाह विकसित हो रहा है, इससे ऑक्सीजन हमें मिलेगी, इसके पेड़ बेचने से पंचायत को निजी आय होगी, तो लोग जुड़ेंगे। तो इसी के साथ मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी पंचायत की शक्तियां अपन अभी पढ़ेंगे, उन शक्तियों को पढ़ के उससे हमें शक्तिशाली बनने की बजाय उनको धरातल पे कैसे उतारना है, ये सीखने की बात है। शक्ति से हम शक्तिशाली बन जाए, लेकिन अगर उस शक्ति का जन साधारण को या आपके गांव को कोई लाभ नहीं हो रहा तो उस शक्ति का कोई महत्व नहीं। तो पहली आपकी जो शक्तियां हैं उनमें अपन देखेंगे विकास के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना। आप सब लोग जीपीडीपी प्लान बनाते हैं, वार्षिक योजनाएं बनाते हैं, उनमें आप ये देखते हैं कि कौन सी चीज महत्वपूर्ण है उसको प्रथम नंबर पर लेते हैं, जो कम महत्वपूर्ण है उसको द्वितीय नंबर पर लेते हैं। इस प्रकार से वार्षिक योजनाएं तैयार करना पंचायत का प्रमुख कार्य है। इसके साथ ही हमारा चरागाह विकास, सामुदायिक भूमियों का नियंत्रण, जन्म मृत्यु पंजीयन, ये इत्यादि कार्य अपन करते हैं। तो इनमें चरागाह विकास पे मैंने अभी चर्चा की थी कि चरागाह विकास पे सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ भूमि ग्रेजिंग के लिए, कुछ मतलब पशुओं के लिए छोड़नी चाहिए, कुछ भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहिए, कुछ पर जल संचय करना चाहिए। इन तीनों का सम्मिश्रण होगा तो चरागाह एक पूरे राजस्थान में अनूठा चरागाह बन जाएगा और आपके गांव में लोग विजिट करने आएंगे अगर एक भी आपने विजिट कर दिया तो। कृषि विस्तार, बागवानी प्रोन्नति, बंजर भूमियों का विकास, ये भी पंचायत का एक महत्वपूर्ण कार्य है। पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, इनमें भी पंचायत को काम करना होता है। मत्स्य पालन की एक अगर संभावनाएं हैं तो पंचायत का एक अच्छा कार्य हो सकता है। अगर आपके यहाँ कोई पौंड है, कोई डैम है, आजकल 50 हेक्टेयर से नीचे के डैम आप लोगों को दे दिए गए पंचायत राज संस्थाओं को, तो उस डैम को किस प्रकार विकसित करना है, उसमें आप मत्स्य भी कर सकते हैं, उसमें पर्यटन का भी विकास आप कर सकते हैं अगर संभावना है तो मत्स्य और पर्यटन जो है ये अगर जल स्रोत हैं और अच्छे जल स्रोत हैं तो वहां विकसित हो सकते हैं। इस पे समस्त जनप्रतिनिधियों को, विकास अधिकारी को ध्यान देना चाहिए। फार्म वानिकी, लघु वन उपज, ईंधन, चारा, कृषि पौधशाला का विकास, ये सब भी पंचायत के कार्यों में सम्मिलित है। ये सब इंटर रिलेटेड चीजें हैं। चरागाह विकसित होगा अगर आप सामाजिक वानिकी करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, खेतों की मेड़ पे लगवाएंगे गांव वालों से, तो उससे अल्टीमेटली गांव का विकास होगा और किसानों को जो कीमत मिलेगी। तो इन सब पे पंचायतों को काम करना चाहिए। लघु सिंचाई में 50 एकड़ से कम के जो जलाशय हैं उनका जो पूरा रखरखाव नियंत्रण पंचायतों को दे दिया गया है। इन जलाशयों का इरिगेशन के लिए प्रयोग करना, इनमें मत्स्य करना, इनमें पर्यटन को बढ़ावा देना, ये सब कार्य पंचायतें कर सकती हैं। खादी, ग्राम, कुटीर उद्योग की स्थापना, राजीविका आपके यहाँ चल रही है। राजीविका के तहत आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके इन सभी उद्योगों को बढ़ावा
दे सकते हैं। राजीविका योजना का भी अध्ययन करना जनप्रतिनिधियों और विकास अधिकारियों के लिए बहुत आवश्यक है। हालांकि उसके लिए सेपरेट डीपीएम वगैरह लगा रखे हैं, लेकिन प्रधान साहिबान और विकास अधिकारी साहिबान राजीविका योजना की गाइडलाइन पढ़ें और उसमें बहुत संभावनाएं हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अब जब आप जाएं तो एक बार राजीविका के बारे में जरूर पढ़ें, उसके अधिकारी से चर्चा करें। इस योजना से आप पूरे ग्रामीण क्षेत्र को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना सकते हैं। खासतौर पर महिलाओं के लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि महिलाएं दिन में कुछ समय निकाल लेती हैं और इसमें अच्छा काम कर सकती हैं। ग्रामीण आवासन जो पंचायत का प्रमुख दायित्व है, तो आप लोग सब कर रहे हैं। पीएम आवास वगैरह, मुख्यमंत्री आवास वगैरह समय समय पर जो योजनाएं आती हैं उनका आप क्रियान्वयन करते हैं। ग्रामीण आवास का उद्देश्य यही है कि जो स्वस्थ लोग हैं उनको रहने के लिए छत मिले। पेयजल में हमारी अभी जो योजनाएं चल रही हैं, जनता जल योजना है, इसमें कई प्रकार की बाधाएं हमारे सामने भी लोग लाते हैं, बताते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बाधा यह है कि जो यूजर चार्ज हम नहीं ले पाते हैं, ये एक बड़ा विषय है। तो ये सिर्फ समझाइश से ही हो सकता है। अगर गांव वाले मान जाए तो ये बहुत अच्छी योजना है। यूजर चार्ज आएगा तो पंचायतों पर जो वित्तीय भार अभी आ रहा है वो कम होगा। तो इस संबंध में जनप्रतिनिधि अगर ग्रामवासियों को समझाएं, क्योंकि यूजर चार्ज मुझे अच्छी तरह पता है, पहले से भी गाँव में लोग देते रहे हैं। जब पीएचडी और व्यवस्थाएं नहीं थी तब भी छोटा मोटा यूजर चार्ज वो देते थे। अभी यूजर चार्ज के संबंध में इश्यूज आ रहे हैं, तो उनको भी एड्रेस जनता को समझा कर किया जा सकता है। अब जो सड़कें, भवन, पुलिया, पुल, नौघाट, जलमार्ग, संचार साधन, ये सब आप लोग करते रहते हो विभिन्न स्कीम्स में। एमएलएड है, एमपीलैड है, एसएफसी है, टीएफसी, इनमें आप लोग नरेगा में भी कर रहे हो, कन्वर्जेंस से करते रहते हो। अब जो ग्रामीण विद्युतीकरण है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। अभी हमारे यहाँ ज्यादातर गांवों में सार्वजनिक रोशनी को व्यवस्था नहीं। वो नहीं होने का कारण है निजी आय का अभाव। अगर पंचायत की निजी आय बढ़ेगी तो पंचायतें ग्रामीण रोशनी करने में सक्षम हो पाएंगी। कुछ गांवों में जहां निजी आय अच्छी है, जैसे माउंट आबू के पास एक गांव है जिसमें गुरु शिखर पर्वत स्थित है, वहां वो टैक्स लेते हैं, एंट्री टैक्स लेते हैं 10 रुपए का। तो इस प्रकार के मॉडल्स का अध्ययन करो। अगर आपके यहाँ कोई ऐसा तीर्थ स्थल है या पर्यटन स्थल है तो उसमें उस गांव की तर्ज पे जो भी विधिक कार्रवाई करनी है वो करके निजी आय बढ़ाई जा सकती है और सार्वजनिक रोशनी भी ग्राम पंचायतें आसानी से कर सकती है। निजी आय बढ़ाना एक मात्र ऐसा काम है जिससे पंचायतें सुदृढ़ होंगी, क्योंकि जो भी वित्तीय स्रोत है वो सीमित है। एसएफसी, टीएफसी की राशियां सीमित है, वो जितनी मिलनी है उतनी मिलेगी। आप प्रयास करोगे तो भी उतनी मिलेगी, नहीं करोगे तो उतनी मिलेगी। निजी आय अगर आप बढ़ाते हो तो वो आपके व्यक्तिगत प्रयास है और वो आप मन में उस प्रकार से उसको काम में ले सकते हैं। सिर्फ आरटीपीपी नियमों की पालना करनी होती है। तो निजी आय बढ़ाने के लिए मैंने अभी काफी आपसे डिस्कशन किया है। तो इनमें से जो भी संभावना आपके इलाके में हो, हर इलाके में अलग अलग संभावना होती है। कहीं पर अगर आम का पेड़ उग सकता है तो कहीं अमरूद का उग सकता है, कहीं बेर उग सकता है। हर इलाके की अलग संभावना है। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब रेगिस्तान में क्या होगा। रेगिस्तान की अपनी अलग संभावनाएं हैं। रेगिस्तान में अगर आपके पास भूमियां हैं तो आप उनको भी विकसित कर सकते हैं। उसमें वेजिटेशन अलग टाइप की लगानी पड़ेगी और पहाड़ी क्षेत्र है उसमें वेजिटेशन अलग टाइप की लगानी पड़ेगी। तो निजी आय बढ़ाने का काम अगर करेंगे तो ही ग्रामीण विद्युतीकरण का जो सार्वजनिक रोशनी का सपना है वो साकार हो पाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे गोबर गैस संयंत्र वगैरह कई जगह ग्राम पंचायतों में लगाए गए हैं, इस पे भी संभावनाएं हैं। गरीबी उन्मूलन जो है इसमें मोटे तौर पे जो भी राज्य और केंद्र सरकार की योजना है उनका क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों में मार्फत ही होता है।
शिक्षा शिक्षा का जो विषय है वो पंचायतों को हस्तांतरित है प्राथमिक शिक्षा का। हालांकि अभी इसमें फंक्शनरीज का स्थानांतरण पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, इसमें अभी और काम करना है। प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, ये आज के दिन मोटे तौर पर लिटरेसी रेट बहुत हाई हो गई है, तो इसमें ज्यादा संभावनाएं नहीं है। फिर भी अगर जहां लिटरेसी रेट कम है तो पंचायतें इसमें काम कर सकती हैं। पुस्तकालय एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे गांवों में जो बच्चे हैं वो बौद्धिक रूप से बहुत सक्षम है, वो मेहनती भी है, लेकिन मार्गदर्शन के अभाव में उनका सपना क्या होता है? टीचर बनना, मिलिट्री में चला जाना, एयरफोर्स में चला जाना, बाबू बन जाना। इससे बड़ा उनका सपना नहीं होता है, क्योंकि वातावरण इस प्रकार का गांव में नहीं है। अगर पुस्तकालय गांव में खोले जाएंगे, बच्चे अगर महापुरुषों की जीवनियां पढ़ेंगे, बच्चे अगर अच्छी किताबें पढ़ेंगे, तो निश्चय ही उनके सपने बड़े होंगे। क्योंकि जो भी महापुरुष हुए वो समस्त जो है गरीबी से ही जूझ कर आगे बढ़े हैं। तो पुस्तकालय अगर खुल जाए किसी भी ग्राम पंचायत में, अगर ऐसी कोई संभावना है, अगर उस ग्राम पंचायत के कोई भी धनाढ़ परिवार बाहर सेटल है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और भी संभावनाएं तलाश सकते हैं। पुस्तकालय खोलना ग्राम पंचायत अगर कर लेती है तो ये मानिए आप कि उस गांव का आगे का 100 साल का विकास हो रहा है। वर्तमान में आगे का 100 साल का विकास वो हो रहा है, क्योंकि जो बच्चा टीचर बन रहा है वो बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो बच्चा प्रशासनिक सेवा में जाएगा, वो बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगा, क्योंकि वो पढ़ेगा कि अमुक महापुरुष थे, वो भी मेरी जैसी स्थिति में ही पले पढ़े, तो जब वो बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो पुस्तकालयों पर मेरा आपसे आग्रह है कि विशेष ध्यान दें। पुस्तकालय, चारागाह विकास, ये दो चीज अगर ग्राम पंचायतें कर लेती हैं तो मैं मानता हूं कि उस ग्राम पंचायत के आगे आने वाला भविष्य सुरक्षित होगा। सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार, मेले आदि जो उत्सव है, इनका आयोजन करना ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो पुराने मेले थे उनमें या तो आयोजन नहीं हो रहा है, अगर आयोजन हो भी रहा है तो उनमें संख्या जो प्रतिभागियों की है वो बहुत कम है। तो ऐसे मेले, ऐसे हाट बाजार, इनका आयोजन ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। इसमें आप चाहें तो शुल्क भी लगा सकते हैं, जैसे एंट्री फीस वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जब लोग देंगे जब वो पहले आप उसको पूर्ण रूप से उस आयोजन को एक आयाम नया देंगे। अगर उसमें प्रतिभागियों की संख्या अधिक होगी, उसमें व्यापार होगा, तो लोग जुड़ेंगे। अब शुरू में आपने टैक्स लगा दिया तो लोग नहीं जुड़ेंगे। तो पहले ग्राम पंचायतों को उस आयोजन को बड़ा आकार देना पड़ेगा। एक बार बड़ा आकार दे दिया, उसके बाद लोग उसमें शुल्क भी देंगे। तो इससे हमारी न सिर्फ सांस्कृतिक जो पद्धतियां हैं जो गौण होती जा रही हैं वो जीवित होंगी, पुनर्जागृत होंगी, साथ ही पंचायतों की भविष्य में आय बढ़ने की संभावना भी इसमें रहेगी। ग्रामीण स्वच्छता भी पंचायतों का प्रमुख कार्य है। अभी आप SBM फेज 1 और फेज 2 के तहत इसमें काफी काम कर रहे हैं। अभी आप जिनके शौचालय बन गए हैं वो तो ठीक है, जिनके नहीं बने हैं वो सेकेंड फेज में बन रहे हैं। और SLRM प्रोजेक्ट जो है ये जिन पंचायतों में लागू है तो उनको आप जाके देखिए, जो ड्रेनेज सिस्टम और जो शौक के गड्ढे बनाए हैं उससे अब ग्राम पंचायतों में जब जाते हैं तो कहीं कीचड़ वगैरह नजर ही नहीं आता। मैं राजसमंद जिले में कई बार प्रभारी होने के नाते जाता हूँ, तो ग्राम पंचायतों में पहले अपन जाते थे तो जो कीचड़ और जैसे नजर आता था वो अब नजर नहीं आता। ग्राम पंचायत स्वच्छ हो गई, तो इस पे अच्छा काम हो रहा है अभी पिछले काफी टाइम से। इस पे जो SLRM में चयनित नहीं है पंचायतें वो अब नेक्स्ट फेज में आएंगी, तो इसमें भी अच्छा काम करवाना चाहिए।
जहां पर गंदे पानी का निकास संभव नहीं हो पाता वहां इसमें शौक से गड्ढे बनाते हैं, तो उससे समस्या का समाधान हो जाता है। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, परिवार कल्याण में पंचायतों की भूमिका है। एएनएम वगैरह या जो भी आशा सहयोगी हैं, ये सब पंचायतों को सहयोग करने के लिए बाध्य हैं। इस प्रकार की समितियां बनी हुई हैं जिनके सरपंच उनके अध्यक्ष हैं, सरपंच उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। आप भी ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक सीएमएचओ आदि की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उनसे जो भी सहयोग अपेक्षित है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण भी पंचायतों का हस्तांतरित विषय है। महिला बाल विकास, आंगनबाड़ी जो खुली हुई है वो भी पंचायतों के पूर्ण पर्यवेक्षण में है। पंचायतें चाहें तो उनमें भी आमूल परिवर्तन कर सकती हैं। क्रेज के माध्यम, जिस टाइप से शहरों में बच्चों के लिए आजकल गांव में भी जैसे टॉयज हैं ये दे रहे हैं, तो बस इनका पूर्ण रूप से उपयोग हो। जैसे मान लो बच्चों के लिए जो चीज आई है वो उनको उपलब्ध हो जाए, ये सुनिश्चित करना ग्राम पंचायतों का दायित्व है। विकलांग और मंदबुद्धि के कल्याण सहित समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं, जैसे विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, इन सब में ग्राम पंचायतों में महत्वपूर्ण भागीदारी है और इनका पर्यवेक्षण भी विकास अधिकारियों के नियंत्रण में हो रहा है। तो इसमें भी आप ये देखें कि कोई ऐसा वंचित व्यक्ति है जो गाइडलाइन के अनुसार पात्रता रखता है, जैसे कोई विधवा बहन हो गई है तो उसको तत्काल अगर पेंशन स्वीकृत हो जाती है तो ये एक बड़ा काम है। इसी प्रकार से कोई बच्चा है तो उसका विकलांग का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो उसका विकलांग का सर्टिफिकेट बनवा के उसको सहायता दी जा सकती है। अभी भी कई ऐसे लोग होंगे जो इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित होंगे। तो जब भी कोई आपसे ऐसा व्यक्ति मिलता है तो आप उसकी वो समस्या कुछ और बताएगा, लेकिन आप उससे जब चर्चा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसको अमुक योजना में लाभ दिया जा सकता है। जैसे पालनहार एक अच्छी स्कीम है, जिसके बच्चे के पिता या माता में से किसी एक की भी मृत्यु हो जाती है तो उस बच्चे को पालनहार के तहत सारी सुविधाएं मिलती हैं। पढ़ने के लिए उसको प्रतिमाह रुपये मिलते हैं, सालाना ड्रेस इत्यादि का भत्ता मिलता है। तो इस प्रकार की जो भी शासन की व्यवस्थाएं हैं उनका क्रियान्वयन करना और निचले तबके तक उनको पहुंचाना, ये ग्राम पंचायतों का कार्य है। लोक वितरण व्यवस्था, इसमें आपके आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत जो भी अनाज इत्यादि जो ग्रामवासियों को मिलना चाहिए उस पर भी ग्राम पंचायतों का पर्यवेक्षणीय अधिकार है। तो इसमें भी देखना चाहिए कि जो आ रहा है वो निचले तबके तक जा रहा है या नहीं जा रहा। धर्मशालाओं और ऐसी संस्थाओं का सन्निर्माण, रखरखाव, पशु शेड, पोखर, गाड़ी स्टैंडों का सन्निर्माण। अभी पशु शेड में आप लोगों को नरेगा में पशु शेड अलाउ कर रखा है। अगर गांव में आवारा पशु घूम रहे हैं तो उनके लिए कहीं भी आप सार्वजनिक स्थल पर पशु शेड का नरेगा में निर्माण करवा सकते हैं। उससे एक तो पशुओं को वहीं पे एक स्थान मिलेगा और दूसरा जो सड़क पे भटक रहे हैं तो उससे समस्या से निजात मिलेगी। बूचड़ खानों का सन्निर्माण, रखरखाव, लोक उद्यान, खेल मैदानों का रखरखाव। ग्राम पंचायतों में हालांकि लोक उद्यान की अभी संस्कृति कम विकसित है, लेकिन खेल मैदानों में पिछले टाइम में काफी काम हुआ है। नरेगा में हर ग्राम पंचायत में मोटे तौर पे खेल मैदान का प्रोविजन किया गया था। एक गांव 4 काम योजना चली थी, उसमें इनमें खेल मैदानों का विकास हुआ था। तो ये भी पंचायतों का दायित्व है कि वो खेल मैदान और पार्क इत्यादि विकसित करें। फिर आता लोक स्थानों पर खाद के गड्ढों का विनिमय, शराब की दुकानों में विनिमय। शराब की दुकानों में भी आजकल आबकारी अधिनियम में एक प्रोविजन किया गया कि अगर ग्राम के लोग नहीं चाहते हैं, आधी से ज्यादा आबादी नहीं चाहती है तो वहां शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा। इस तरह से प्रोविजन किया गया है। तो जो मैंने अभी ग्राम पंचायतों की आपको शक्तियां बताई हैं, मोटे तौर पे वही शक्तियां पंचायत समिति और जिला परिषदों की है। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि आज जो हमारा यहाँ चर्चा हुई है उसको धरातल पे क्रियान्वित करने हेतु अधिक से अधिक प्रयास करें।
और जो मैंने प्रोजेक्ट्स आपको बताए हैं, सुको माजरी है, रानीगंज सिटी है, पिपलांगरी है, इनको एक बार नेट पे देख के आप इनसे जरूर कुछ मतलब अच्छा आप कर पाएंगे गाँव में। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ शांतिपूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए।